नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग करेंगे ईवीएस के आंसर की का एनालिसिस। तो उससे पहले जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देखिए, एक हमारे सीटेड प्लेटफॉर्म का एक नया ब्रांच है जिसका नाम है यूनिवर्स एकेडमी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितने भी दोस्त मित्र साथी हैं सबको जो है सो सूचित कर रहे हैं कि अपना सीटेड प्लेटफॉर्म का एक और नया ब्रांच बना है जिसका नाम है यूनिवर्स एकेडमी। और इस एकेडमी यानी इस संस्थान का मूल उद्देश्य है बच्चों को कंपटीशन में, जैसे बिहार पुलिस में बीपीएससी के एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी करवाना। जैसे सीटेड प्लेटफॉर्म स्पेशल सीटेड के लिए अपने योग्यताओं, अपने चर्चाओं में हमेशा रहते हैं, उसी प्रकार यूनिवर्स एकेडमी जहां पर जो है सो आपको नया बैच जो है सो 20 दिसंबर से चालू होने वाले हैं। तो जितने भी सीटेड के अभ्यर्थी हैं, चाहे पेपर 1 वाले हों, पेपर 2 वाले हों, इस बार जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि आप लोग 20 दिसंबर को यूनिवर्स एकेडमी आइए और बीपीएससी की तैयारी कीजिए। एकदम फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग देर ना कीजिए। यह हमारा संस्थान कहाँ है? तो बघोनी में दुर्गा जी स्थान है, उससे थोड़ा ही आगे जाइएगा तो राइट साइड में एक बड़ा बिल्डिंग है, उसी में हमारा ये संस्थान चलेगा 20 दिसंबर से। और इसका टाइमिंग जो होगा वो सुबह में 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो ध्यान रखेंगे सभी जन, इसका टाइमिंग होगा सुबह में 6:30 से 9:30। तो बहुत अभ्यर्थी है जो बहुत उत्सुक है कि सर कब से चालू कर रहे हैं यूनिवर्स एकेडमी पर नया बैच। तो इसमें बीपीएससी 4.0 का भी स्पेशल बैच चलेगा। इसका टाइमिंग है सुबह में 6:30 से 9:30 और डेट है 20 दिसंबर को, तो भूलिएगा नहीं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8271040447 पर जो है सो कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें है 5 शिक्षकों का बेहतरीन टीम जो आपको सफलता दिला कर रहेंगे, शिक्षक बना कर रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहुंचते हैं ईवीएस के विश्लेषण पर। तो चलिए जस्ट हम लोग शुरू करते हैं फास्ट में शुरू करते हैं ईवीएस का विश्लेषण। ईवीएस का विश्लेषण देखिए, ये है सेट के, ध्यान रखेंगे सेट के ही है, पेपर 1 में ही होता है ईवीएस, सबको पता है ये। चलिए भाग 3 में हम लोगों से पूछता है सीटेट। ये है 14 दिसंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे ये 14 दिसंबर का क्वेश्चन है, 14 दिसंबर का, और पेपर 1 का है। ध्यान रखेंगे ये ईवीएस का विश्लेषण होगा, सेट के है। ये क्या है जी? सेट इसका जो है सो के है। तो सभी अभ्यर्थी अपना जो है सो क्वेश्चन खोलिए और जल्दी से जल्दी एनालिसिस में भाग लीजिए। देखिए अभी तक आपको सीडीपी और मैथ का बता दिए हैं जो एकदम 100% सटीक है, और कुछ क्वेश्चन में डाउट है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। हम सीधे कुछ आंसर नहीं लगा देंगे, आपको पूरा सटीकता के साथ बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं फास्ट में क्वेश्चन नंबर 61। फास्ट में आप लोग मिलाएंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों? तो एक में है क्रमशः घास कुतरने और घास को काटने के लिए, 2 में है क्रमशः घास काटने और घास चबाने के लिए, 3 में घास चबाने घास काटने के लिए, 4 में घास काटने और घास को कुतरने के लिए। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। आगे के दांत जो है, आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, क्योंकि आगे वाले दांत से घास काटते हैं और पीछे वाले से चबाते हैं। बिल्कुल 61 का सही जवाब 2 नंबर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में सबको ज़्यादा डाउट है, कोई आंसर की ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, कोई विद्यार्थी जैसे कह रहा है सर फलाना यूट्यूब पर ये बता रहा है। तो सुनिए, आज हम आपको बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आज हम भारत में 10 AM समय है जी, आज अब भारत में 10 बजा है, AM है सुबह का 10। तो आज ही डाइस में लगभग मध्याह्न होंगे। मध्याह्न का मतलब जानते हैं? दोपहर का 12 बजा होगा, दोपहर का 12 बजा होगा। कहाँ? तो जो भारत के समय से कम या लगभग 2 घंटे समय आगे रहेगा वहाँ ना 12 बजा होगा। तो कहाँ? सिंगापुर में, लंदन में, कराची में, जापान में। आज सब विद्यार्थी सभी यूट्यूब पर अलग अलग मार रहे हैं। ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा सिंगापुर।
कितना होगा जी? सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर का जो टाइम है वो भारत समय से जो है सो 2 से कुछ घंटा यानी 2 घंटे 20 मिनट के आसपास जो है सो आगे हैं। तो भारत में अगर 10 बजा है तो सिंगापुर में लगभग मध्याह्न है। मध्याह्न मतलब दोपहर का 12 बजा है। और इस क्वेश्चन का विश्लेषण भी बहुत नहीं कर पाते हैं, कहते क्या है नहीं है। तो 62 का सही जवाब होगा 1 नंबर। चलिए हम बताएंगे ना, हम बताएंगे, जो बताए हैं वही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 क्या करा है? पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देगी सबसे कम, यानी निगेटिव पूछ रहा है। तो एक में कहा है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। 2 बच्चे तरह तरह की गतिविधि में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। 3 बच्चे की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। 4 बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव साझा करते हुए दिखाई देंगे। तो अब देखिए कौन सबसे कम होगा, तो इसका जो सबसे कम होगा आंसर, इसका सही जवाब होगा 1 नंबर। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते दिखाई देंगे, इसका मतलब बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, शिक्षक जो कर रहा है उसी के अनुसार। तो बाल केंद्रित में बच्चे ना क्रियाशील होंगे, शिक्षक नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 63 का सही जवाब होगा 1 नंबर। और 2 देखिए बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होते, तो बढ़िया बात है। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, बढ़िया बात है। चर्चा करते हुए अनुभव भी दिखाई देता है, बांटते हुए दिखाई देता है, तो कौन नहीं होगा? तो 63 का सही जवाब हो 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 क्या करा है? पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्णन करता है या अवलोकन करता है, तो उसका वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। तो इस आकलन उपकरण क्या होगा? तो यह आकलन उपकरण होगा उपाख्यात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। बच्चे के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन जिस फाइल में रहता है उसे कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो बिल्कुल 64 का सही जवाब 1 नंबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए 65 क्या करा? क्वेश्चन नंबर, चलिए हिंदी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है? 65 क्या कर रहा है? एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा जा सके। तो कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा समान उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? समान उद्देश्य, होला उद्देश्य। तो एक में प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उस पर चर्चा करना। 2 अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। 3 आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसका समझ विकसित करना। 4 किसी वस्तु को बनाने के लिए श्रम कितनी होती है इसकी व्याख्या करना। नहीं, इसका सही जवाब होगा 65 का सही जवाब होगा 2 नंबर। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो 65 का सही जवाब 2 नंबर। नेक्स्ट चलिए 66 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 66 कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वो बच्चे के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। तो कह रहा है शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? आपसे पूछ रहा है। सो शिक्षक इस गतिविधि को, कितना नंबर क्वेश्चन है जी? हाँ 66 है कि शिक्षक इस गतिविधि को मूल रूप से क्यों करवाते हैं। तो एक में कह रहा है गतिविधियां बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। 2 में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर रूप से सीख पाते हैं। 3 में कह रहा है गतिविधियां कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करता है। 4 में कह रहा है गतिविधियां बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करता है। तो देखिए इसमें जो है केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है और ये तो जानते हैं परिभाषा और तथ्यों को समझने में कम गलतियां करता है, इसलिए नहीं। 2 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, यह भी सही है। 1 है गतिविधियां बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करता है, सभी है। एक दूसरे के अंतःक्रिया करने के लिए कह रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 66 का कितना नंबर? 2 नंबर। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए सही जवाब होगा 2 नंबर। 66 का 2 लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या करा।
कड़ा ऐसा पाया गया है कि सीखने और प्रगति की अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। बिल्कुल, सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलती हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकता है। बिल्कुल, यह हमारे पूर्वाग्रह, पहले से जो भी हम सीखे हैं या सोच रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, वह हो सकता है। तो कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए? यानी पूर्वाग्रह तो हो, लेकिन कौन सी सूचना को पूर्वाग्रह नहीं मानेंगे? तो एक में कह रहा है बच्चों की योग्यता और उसके निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, हाँ, पहले के वर्तमान में तुलना करेंगे, सही है। दो, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, जी, पहले के परिणाम से हम तुलना करेंगे। और तीन कड़ा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, यही है बच्चा किस परिवेश से है। हम लोग क्या करते हैं, जज कर लेते हैं, फलाने गांव से ये है तो ये भी बदमाशी होगा। तो ऐसा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चों के साथ आप पूर्वाग्रह वाले विचार नहीं व्यक्त करेंगे। आचार पोर्टफोलियो के नमूने उसके अपने व्यक्तिगत चीज देखेंगे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर उसको नहीं आंकेंगे या पूर्वाग्रह से ग्रसित कराएंगे। इसलिए सही जवाब होगा 67 का 3 नंबर। बिल्कुल सही जवाब 67 का 3। आगे देखिए 68 क्या कर रहा है, कड़ा कथन है अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उसमें फुर्ती भी कम होता है। बिल्कुल, देह में खून नहीं रहेगा तो फुर्ती कैसे होगा? कथन सही है। कथन 2 कह रहा है अनीमिया बच्चे के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर डालता है। बिल्कुल कह रहे हैं सो, अगर शरीर में ब्लड ही नहीं रहेगा तो बच्चा क्रियाशील नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा तो कोई विकास शारीरिक नहीं होगा, तो मानसिक होगा नहीं होगा। तो इसमें कहेंगे दोनों क्या है, सही है। ए और 2 दोनों क्या है, सही है। बिल्कुल 68 का सही जवाब 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट 69 क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कथन कारण को ध्यान से पढ़िए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां बच्चे रहते हैं। बिल्कुल, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। बिल्कुल यह भी सही है। तो इसका भी सही जवाब होगा 2 नंबर। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है क्योंकि दोनों हाथी के विषय में किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 क्या कह रहा है 70 कथन कारक है जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सर्दी पड़ती है, -40 डिग्री सी तक चला जाता है। और कारण इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियां के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। बिल्कुल यह भी सही है। तो पश्मीना ऊन के बारे में, चंगप्पा जनजाति के बारे में कितना बेहतरीन रूप से बताए थे। देखिए इसका भी सही जवाब होगा 2 नंबर। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है 71। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। जी, पहले व्यक्ति थे जो अमेरिका के थे। बिल्कुल सही है। लेकिन 2 कह रहा है सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। अगर कल्पना चावला 2003 में ही मर गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो 2007 में कैसे होगी सबसे अधिक दिनों तक? वो होगी सुनीता विलियम्स। लेकिन कह रहा है कल्पना चावला के बारे में, लेकिन कथन भी क्या होगा, गलत। तो इसलिए ए सही है, बी गलत है। तो कहाँ है जी, कहाँ है? हाँ, ए सही बा, बी गलत बा। तो 71 का सही जवाब 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए कौन सा मिलान सही है। इसमें इसके अलावा कोई है इसके अलावा? कितना बेहतरीन बात दिए हैं आपको, इतना आसान चीज़ पूछ दिया है जिसका कोई मतलब नहीं। देखिए क्वेश्चन का लेवल ना हार्ड है ना ही आसान है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है। आगे देखिए क्या कर रहा है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। तो उपयुक्त गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, यानी किस तरीक़ा से इस चीज़ को हम जांच पाएंगे। परियोजना के द्वारा, चर्चा करना, कि साक्षात्कार के द्वारा, या भूमिका निर्वाह करना। तो सबसे बढ़िया है चर्चा करना, अपने माता पिता के साथ इस पर क्या करना, चर्चा करना। वो आपको सारा चीज़ बताएंगे क्या है नहीं है। तो इसलिए सही जवाब 73 का सही जवाब 2 नंबर। 2 नंबर लगाइए सबजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही तैरना ना जानता हो। इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है उसकी अधिकतम घनत्व के कारण। पानी का घनत्व उसमें क्या होता है? समुद्र के पानी के उच्चतम घनत्व के कारण। बिल्कुल 74 का सही जवाब सब जन जानते हैं। कितने नंबर जी? 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है?
देखिए आराम से जो जो बताएं वही से है। ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती है, बिल्कुल ठंड के हिबरनेशन के कारण। और कुछ ऋतु में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चला जाता है, बिल्कुल यह भी सही है। तो ए और बी दोनों क्या है, सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा 2 नंबर। नेक्स्ट 75 का सही जवाब 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 है गौरव जानी की यात्रा के बारे में दिया हुआ है। बसेरा ऊंचाइयों पर बसेरा, हाँ के अद्भुत यात्रा का बसेरा ऊंचाई पर देख रहे ना वर्णन करता है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस थीम का हिस्सा है, बसेरा ऊंचाइयों पर, और उसमें श्रीनगर के विभिन्न जगह के घर के बारे में बताए हैं। तो ये क्या होगा जी, आवास के बारे में। किसके बारे में, अच्छा बताइए, परिवार और मित्र इसी के अंतर्गत, काम और खेल इसी के अंतर्गत आपसी संबंध आता है। तो कैसे वो थीम होगा, ये तीनों तो समान ही है, तो अलग लगाइए ना, कौन होगा जी, आवास। इसका सही जवाब होगा 76 का 3 नंबर। देखिए 77 कड़ा उबला हुआ अंडा सॉरी कड़ा उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है। मार्टिन नामक जो है सो क्या था जी, मार्टिन जो है सो सेना थे, अब बोमोट क्या थे, डॉक्टर थे, उसके पेट में शोध किया था। तो उबला हुआ दूध 2 घंटे में पचेगा, कितना, 2 घंटे में। कच्चा दूध 2 घंटा 15 मिनट में पेट में पच जाएगा, समझ रहे ना, पेट में पचने में, लेकिन उबला हुआ दूध 2 घंटा में पच जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 77 का 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्या कह रहा है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरता है और कौन पानी में डूब जाता है। तो कह रहा है गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है, कुछ वस्तुएं पानी में तैरता है, ऐसा क्यों। तो कह रहा है निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए, यानी बच्चा जो पूछ रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है जी, 78 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 78, तो ऑप्शन 1 में कह रहा है शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है, सीधे आप घनत्व बता दो। 2 कह रहा है प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपने टिप्पणी दर्ज करने और टिप्पणी का अर्थ बताने की आज़ादी देना, बिल्कुल सही। 3 प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करे, बिल्कुल यह भी सही। और 4 शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो सीधे घनत्व, सीधे बड़ी कक्षाओं में नहीं, तो इसका मेन कारण है बी और सी, तो सही जवाब होगा बी और सी। 78 का सही जवाब 3 नंबर, बिल्कुल सही है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है, कौन नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो एक में कह रहा है बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, सही है। बच्चे ठोस वस्तु पर क्रिया करके सीख सकते हैं, यह भी सही है। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, यह भी सही है। आचार कह रहा है बच्चे सिर्फ पहचानने वाले सवाल हल कर रहे हैं, यही क्या है जी, गलत है। तो 79 का सही जवाब होगा कितने नंबर जी, 4 नंबर। चलिए आगे बढ़िए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है, कौन सा केवल तत्व से बना है। तत्व मतलब जिसमें कोई भी दूसरा अलग तत्व नहीं है, वो मूल रूप से रियल में प्योर अकेले, जैसे हम लोग कहते हैं ना प्योर सोना हो, और गहना जो बनता है उसमें थोड़ा जो है सो कॉपर मिला दिया जाता है, समझ रहे ना, कहीं पर कहीं थोड़ा चांदी मिला देता है, लेकिन प्योर गोल्ड जो है सो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही मतलब जो है सो कमज़ोर होते हैं, वो तुरंत टूट जाएगा अगर कोई श्रृंगार की वस्तु मतलब कोई हार बनाए तो अब देखिए कह रहा है कौन केवल तत्व है, तो टिन, लिथियम, सोडियम। देखिए 3 अकेला जो है सो एक अलग तत्व है, लिथियम भी अलग है, सोडियम भी अलग है। ऐसे में देखिए सोडियम पोटेशियम तो अलग है, लेकिन ब्रॉन्ज जो है वो 2 से मिलकर बना है, यानी ये जो है मिश्र धातु है, ये क्या है जी, मिश्र धातु। अगला फिर देखिए ब्रॉन्ज मिश्र धातु है। फिर देखिए यहाँ पर स्टील जो है, यहाँ पर स्टील मिश्र धातु है, समझ रहे हैं ना। स्टील, आयरन और जिंक क्या है, मूल तत्व है। तो इसमें मिश्र धातु है लेकिन एक में नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा टिन, लिथियम और सोडियम। तो 80 का सही जवाब 1 नंबर।
चलिए अगला देखिए, इसको आप क्या करना है, देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 81 ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन रहता ही है, बार बार बताए थे विद्यार्थी को भी। कह रहा है एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली, यानी 17 बजे चली और 17 घंटे पर इतना को बेंगलुरु पहुंची। मतलब 17 से चला 17 तक पहुंच गया, और ये 30 को चला 31 को पहुंच गया, यानी टोटल जो है सो 24 घंटा चला। और ट्रेन की दूरी है जो 1776 किलोमीटर। जैसे उसको भाग दीजिएगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो आपको आएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। ध्यान दीजिए, 81 का सही जवाब 2 नंबर। नेक्स्ट 82 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कथन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या पर थीम आधारित है और प्रत्येक थीम क्या है, अंतर संबंधित है। बिल्कुल, पर्यावरण की जो पाठचर्या है वो थीम पर कुल 6 थीमों में बांटा गया है और सब जुड़ा हुआ है, सही है। लेकिन कारण कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को थीम पर आधारित रखने का मुख्य कारण यह है कि हर थीम से गहरी समझ बनती है। हर थीम की शुरुआत सवालों से होता है। नहीं सर, हर थीम का शुरुआत सवाल से होता है, इसलिए थीम नहीं रखा गया। हर थीम बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए रखा गया है। तो इसमें कहेंगे कथन सही है, कारण क्या है, गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, हाँ 83 कह रहा है सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों का पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे उपयुक्त कारण है? क्यों बताती है नियम? तो एक में कह रहा है वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। 2 में कह रहा है ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया जा सके। 3 में कह रहा है हम सभी समाज में इस प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम अपने या आपस में मतभेद और झगड़े को क्या करते हैं, सुलझाते हैं। 4 में कह रहा है नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर अधिक होता है। तो नहीं, केवल 4 इसमें गलत होगा। इसका सही जवाब हो जाएंगे कौन कौन, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी इसका सही जवाब कितने नंबर होंगे जी? 2 नंबर हो जाएंगे, ए, बी और सी। चलिए 83 का सही जवाब होगा 2 नंबर। 84 देखिए, 84 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी के डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। दोनों पक्षी का नाम क्या है? अब देखिए, एक में कह रहा है दार्जिलिंग चिड़िया, जैसा नाम हो वैसा काम। कलचिरी इंडियन रोबिन 2 पत्थरों के बीच में बनाता है, तो ये तो नीचे में बनाएंगी। कलचिरी यह भी नीचे में बनाएंगी। अब बसंत गौरी जो है सो पेड़ के तने में छेद करके बनाती है घोंसला, लटकता हुआ बनाती नहीं है। तो इसमें अगर नहीं भी चाहेंगे फिर भी 3 देंगे, शकरखोरा और दार्जिलिंग चिड़िया या दर्जन चिड़िया। तो 84 का सही जवाब होगा 3 नंबर। इसमें कलचिरी नहीं लगा सकते, कलचिरी इसमें भी है, बसंत गौरी इसमें है, लेकिन ये जो है ये इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, शकरखोरा और दार्जिलिंग या दर्जन चिड़िया। चलिए 84 का सही जवाब 3 नंबर। 85 देखिए क्या करा बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में अपने विरासत यानी बुजुर्गों का वर्णन करता है। खेती और दैनिक जीवन में अपने विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन क्या है? तो सीखने के उद्देश्य है, दक्षता कथन है, सीखने के प्रतिफल है या सीखने के सूचक है। अब देखिए, सीखने के प्रतिफल यानी कक्षावार बच्चा ने कितना ज्ञान ग्रहण किया ये है। सीखने के सूचक आपने ये सीख लिया, ये आप बता सकते हैं। और सीखने के उद्देश्य मतलब क्यों सीखा जाता है ये। लेकिन यह कह रहा है सीखने के सूचक। अब देखिए सूचक 3-4 में है। और ये देखिए बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में अपनी विरासत बुजुर्गों से खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है, यानी उनके विरासत का वर्णन करता है। देखिए विरासत का वर्णन करता है तो सही है सीखने के सूचक। 85 का सही जवाब कितने नंबर होंगे? 4 नंबर, सीखने के सूचक। आगे देखिए 86 क्या कह रहा है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी पर 4 राज्य है, उसमें कौन होगा? एक आंध्र प्रदेश होगा। कौन होगा जी? आंध्र प्रदेश। 87 देखिए क्या कह रहा है 87। आगे बढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन पर जाते हैं। 87 कह रहा है
क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में किस्से और कहानी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त कारण है, इसको खोज करके लिखो। तो में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानी को रुचि लेकर सिखाते हैं। सर जी सिखाते इसलिए नहीं जोड़ा गया है। 2, बच्चे का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने अक्सर किस्से और कहानी के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं और इसलिए उसका स्थान दिया गया। बिल्कुल। 4, किस्से और कहानी समाज को पसंद है। समाज को पसंद है इसलिए नहीं। तो बी और सी इसका सही जवाब होगा। कितने नंबर जी? 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस पर वाद विवाद गतिविधि करवाती है। तो अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण कौन नहीं है? कह रहा है नहीं है, इसको खोजना है। एवं कह रहा है वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने की आवश्यकता मौका मिलता है। 2 में है कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। जी, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। 4, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों का आकलन करते हैं। तो इसमें अगर केवल नहीं होगा तो केवल 4 नहीं होगा। देखिए ना, 4 अकेले कहीं पर नहीं है। बी और डी है, बी सी डी है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए ए बी सी है और ए सी डी है। अगर डी अकेले है, किसी को अकेले अगर डी को लगाना है तो उसके साथ एक ही चीज़ लगा सकते, क्योंकि नहीं है वो खोज रहे हैं। तो बी और डी इसका सही जवाब होगा कि ना 1 नंबर। नहीं तो इसको भी मतलब बीपीएस सीटेट को इसका केवल डी होना चाहिए। अब देखिए उस पर क्या राय देगा, लेकिन इसका अभी अगर नहीं देगा उस हिसाब से तो बी और डी 1 नंबर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं की रोजमर्रा समस्याओं और आज से जुड़ी ज्वलंत कहानियों को रखा गया। बिल्कुल, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हर कहानी है। और कारण करा इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्या से अवगत हो सके, इसके प्रति संवेदनशील हो सके और सही समझ बना सके। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। और देखिए लास्ट 90 कह रहा है सही विकल्प को चुनिए। कथन कर रहा है जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। बिल्कुल सही है। और पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण होता है, नवीकरणीय होता है नहीं, ये अनवीकरणीय होता है। मतलब एक बार खत्म हो गया तो जल्दी से बना नहीं सकते। तो कारण क्या है? गलत है, कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ए सही, आर गलत। तो 90 का सही जवाब होगा महानुभाव कितने नंबर? 4 नंबर। कितने नंबर होंगे? 4 नंबर। तो ये था अभी का विश्लेषण, ध्यान रखेंगे ये था क्या? अभी का विश्लेषण। तो इसी प्रकार जितने भी अभ्यर्थी है सभी विषय को बढ़िया से मिला है, सटीक विश्लेषण दे रहे हैं, कोई नकल या कोई जो है सो डॉट वाली विश्लेषण नहीं है, समझ रहे ना। और हमारे यूनिवर्स एकेडमी पर 20 दिसंबर से बीपीएससी 4.0 का स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, चलने वाला है सुबह में 6:30 से 9:30। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी है, पेपर 1 वाले हो, पेपर 2 वाले हो, सभी अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ेंगे और अपने जो है सो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं भाषा वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।